हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो रहने वाली है MIS के यूनिट फर्स्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। यूनिट फर्स्ट में जो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा, मैंने उन सभी क्वेश्चंस के इजी नोट्स बनाए हैं और आज उन सभी को डिस्कस भी करेंगे। सो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को करना है सब्सक्राइब, और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन इंफॉर्मेशन ओवरलोड, डिस्क्राइब द टेक्निक्स ऑफ मैनेजिंग इंफॉर्मेशन ओवरलोड इन डिटेल। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। आज के डिजिटल वर्ल्ड में हम लोग हर तरफ से इंफॉर्मेशन से घिरे हुए हैं। रोज हमें स्मार्टफोन्स, ईमेल, सोशल मीडिया, टीवी, न्यूज़पेपर, एडवर्टाइजमेंट और कई ऐसे सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, इंफॉर्मेशन डिसीजंस लेने के लिए यूजफुल होती है, लेकिन जब इंफॉर्मेशन हद से ज्यादा हो जाती है तो क्लैरिटी की जगह कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। जब किसी पर्सन को इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि वो यूज़ प्रॉपरली प्रोसेस, समझ या फिर उसे यूज़ ना कर पाए, तो उस सिचुएशन को कहते हैं इंफॉर्मेशन ओवरलोड। ये प्रॉब्लम आजकल स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयज़, मैनेजर्स और नॉर्मल लोगों के लिए भी कॉमन हो चुकी है, जो टेक्नोलॉजी से कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मीनिंग। अब मीनिंग क्या है? Information overload simply means a condition where the supply of information is more than the ability of an individual to handle or process it. Information overload का सिंपल मतलब है एक ऐसी कंडीशन जहां इंफॉर्मेशन की अमाउंट किसी इंडिविजुअल की प्रोसेसिंग कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाती है। जब इंफॉर्मेशन का फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है तो पर्सन के लिए डिसीजन लेना, फोकस करना और इम्पोर्टेंट चीज़ों को समझना डिफिकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन। अ डेफिनेशन इज गिवन बाय एल्विन A definition is given by Alvin Toffler in 1970. Information overload occurs when the amount of input to a system exceed its processing capacity. एल्विन टॉफलर की अकॉर्डिंग जब किसी सिस्टम या इंसान के पास इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आ जाए कि वो उसे प्रोसेस ना कर पाए, तो उस कंडीशन को इंफॉर्मेशन ओवरलोड कहते हैं। कॉजेज हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो मेन क्वेश्चन था वो क्या था? टेक्निक्स फॉर मैनेजिंग इंफॉर्मेशन ओवरलोड। सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं। सो टेक्निक्स फॉर मैनेजिंग इंफॉर्मेशन ओवरलोड, इसमें क्या क्या है? सबसे पहला है प्रायोरिटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। प्रायोरिटाइजेशन का मतलब होता है ये पहचानना कि कौन सी इंफॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है और कौन सी नहीं। इंफॉर्मेशन को अर्जेंट, इम्पॉर्टेंट और नॉट इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज में डिवाइड करना चाहिए। सबसे पहले क्रिटिकल इंफॉर्मेशन पर काम करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले क्रिटिकल जो इंफॉर्मेशन होती है उस पर काम करना चाहिए। जो इंफॉर्मेशन कम इम्पॉर्टेंट है उसे इग्नोर या फिर पोस्टपोन कर सकते हैं। इससे माइंड सिर्फ वही चीज़ों पर फोकस करता है जो एक्चुअली इम्पॉर्टेंट होती है। देखो इसमें क्या है, इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, कि इम्पॉर्टेंट तो है बट इतनी अर्जेंट नहीं है। सेकंड है इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट, कि इम्पॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। थर्ड है नॉट अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट, ना ही अर्जेंट है ना ही इम्पॉर्टेंट है। और लास्ट है अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट। उसने कहा कि अर्जेंट तो है लेकिन इतनी इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा कि क्लासिफाई करना चाहिए इंफॉर्मेशन को एज अर्जेंट, इम्पॉर्टेंट और नॉट इम्पॉर्टेंट। सेकंड है फिल्टरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन। फिल्टरिंग का मतलब होता है सिर्फ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट करना। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है डाटा को प्रॉपर कैटेगराइज में अरेंज करना। इसके लिए फोल्डर्स,
लेबल्स और टैग्स का यूज किया जा सकता है, जैसे कि ईमेल्स, न्यूज़ फीड्स एंड मैसेजेस। ईमेल्स, न्यूज़ फीड और मैसेजेस के लिए फिल्टर लगाए जा सकते हैं। सिर्फ यूजफुल डाटा को ही सेव करना चाहिए और अननेसेसरी चीजों को डिलीट कर देना चाहिए। जब इंफॉर्मेशन प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड होती है तो मेंटल बर्डन कम हो जाता है। ठीक है। थर्ड है मैसेज रूटिंग। Message routing refers to the process of directing the messages to the correct destination within a communication network or within a organization. ठीक है। मैसेज रूटिंग का मतलब होता है कि मैसेज को सही जगह पर भेजना। ये इंश्योर करता है कि सही मैसेज सही पर्सन, डिवाइस या फिर सिस्टम तक सही टाइम पर पहुंच जाए। इससे अननेसेसरी मैसेजेस कम होते हैं और ओवरलोड रिड्यूस हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट। Information overload increases when we try to handle everything at a same time. ठीक है। टेक्निक्स इंक्लूडेड, जब हम एक ही टाइम पर सब कुछ हैंडल करने की कोशिश करते हैं तो इंफॉर्मेशन ओवरलोड बढ़ जाता है। इसके लिए ईमेल्स, मैसेजेस के लिए फिक्स टाइम एलोकेशन करना चाहिए। इंफॉर्मेशन हैवी टास्क के बीच ब्रेक लेना चाहिए। ठीक है। यूजिंग Pomodoro techniques, 25 minutes work plus 5 minutes break। पोमोडोरो टेक्निक यूज कर सकते हैं जिसमें 25 मिनट्स का वर्क और 5 मिनट्स का ब्रेक होता है। मल्टीटास्किंग से बचना चाहिए। अच्छा टाइम मैनेजमेंट ओवरलोड को प्रिवेंट करता है और एफिशिएंसी बढ़ाता है। ठीक है। नेक्स्ट है सेटिंग कम्युनिकेशन बाउंड्रीज। Setting communication boundaries means controlling when and how you receive messages or notification. For example, turning off notification during work, fixing specific time for checking emails or messages. Communication boundaries set करना मतलब ये कंट्रोल करना कि मैसेजेस या फिर नोटिफिकेशन कब और कैसे रिसीव करनी है। जैसे वर्क के टाइम नोटिफिकेशन ऑफ करना। ठीक है। ईमेल और मैसेजेस चेक करने के लिए फिक्स टाइम सेट करना और डू नॉट डिस्टर्ब मोड का यूज करना। इससे डायरेक्शन कम होते हैं और ओवरलोड प्रिवेंट्स होते हैं। ठीक है। इसमें क्या करना है, यूजिंग डू नॉट डिस्टर्ब, कि हमें डिस्टर्ब मत करो, अभी हम काम कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है लिमिटिंग इंफॉर्मेशन सोर्सेज। दिस मीन्स चूजिंग ओनली अ फ्यू रिलायबल एंड नेसेसरी सोर्सेज इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग मैनी चैनल्स। ठीक है। लिमिटिंग इंफॉर्मेशन सोर्सेज का मतलब होता है सिर्फ कुछ रिलायबल और नेसेसरी सोर्सेज को फॉलो करना। जैसे सिर्फ 2 या फिर 3 ट्रस्टेड न्यूज़ सोर्सेज को फॉलो करना और अननेसेसरी अलर्ट्स अनसब्सक्राइब कर देना। जब सोर्सेज लिमिटेड होते हैं तो इंफॉर्मेशन का फ्लो भी कम हो जाता है और मैनेज करना इजी हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्रिटिकल थिंकिंग एंड इवैल्यूएशन। Critical thinking involves checking whether the information is true, useful, relevant, or trustworthy. True, useful, relevant, and trustworthy. ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है ये चेक करना कि इंफॉर्मेशन सच है या फिर नहीं, यूजफुल है या फिर नहीं, रेलिवेंट भी है या फिर नहीं, ट्रस्टवर्दी सोर्सेज से आई है या फिर नहीं। हमें खुद से क्वेश्चन पूछने चाहिए कि क्या इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है, क्या सोर्सेज रिलायबल हैं और क्या मुझे इसकी सच में ज़रूरत है भी या फिर नहीं। इससे अननेसेसरी और फॉल्स इंफॉर्मेशन रिमूव हो जाती हैं और ओवरलोड कम होता है। ठीक है। नेक्स्ट है समराइजिंग एंड नोट्स मेकिंग। Summarizing means reducing large information into short points. Note making helping organize important ideas clearly. ठीक है। जैसे कि मेथड
bullet points, mind maps, short notes. This simplifies the information, makes it easier to understand and prevents overload. समराइजिंग का मतलब होता है बड़ी इंफॉर्मेशन को शॉर्ट पॉइंट्स में कन्वर्ट करना। नोट मेकिंग इंपॉर्टेंट आइडियाज को क्लियरली ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करती है। इसके लिए बुलेट्स पॉइंट्स, माइंड मैप्स और शॉर्ट नोट्स का यूज किया जा सकता है। इससे इंफॉर्मेशन सिंपल हो जाती है, समझना इजी हो जाता है और ओवरलोड प्रिवेंट हो जाता है। ठीक है, अब डिस्कस करेंगे हम कॉजेज। कॉजेज ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड। सबसे पहला है टू मच इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन ओवरलोड का कई सारे कॉजेज होते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलना। सेकंड क्या है? मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। मल्टीपल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन आना। थर्ड है डिफिकल्ट टू मैनेज इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को मैनेज करना डिफिकल्ट होना। ठीक है। नेक्स्ट है इररेलेवेंट और अनइम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। इतनी सारी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन हमारे पास इकट्ठी हो जाती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि कौन सी रेलिवेंट है, कौन सी इम्पोर्टेंट है और कौन सी नहीं, और इससे कंफ्यूजन भी क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट है लैक ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन। इतना टाइम ही नहीं होता कि हम उस इंफॉर्मेशन को रीड करें, सोचें और एनालाइज करें। ठीक है। नेक्स्ट है complex decision making environments, स्पेशली इन वर्क प्लेस डिसीजन लेना ही इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। एंड द लास्ट इज सोशल मीडिया नोटिफिकेशन। सोशल मीडिया नोटिफिकेशन के कॉन्टिन्यूस मैसेजेस और अलर्ट, ये क्या है? ये भी तो कॉज ही है। ठीक है, अब देखते हैं इफेक्ट्स। इफेक्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड। सबसे पहला है रिड्यूस कॉन्ट्रैक्शन। सेकंड है स्ट्रेस एंड मेंटल फिटिक। इंफॉर्मेशन ओवरलोड का अफेक्ट्स में कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाता है, स्ट्रेस और मेंटल फिटिक बढ़ जाता है। ठीक है। स्लो डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाती है। एरर्स इन जजमेंट। जजमेंट्स में एरर्स होते हैं। डिक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। मेमोरी प्रॉब्लम्स। मेमोरी प्रॉब्लम आती है और पर्सन ओवरवेल्ड या फिर कंफ्यूज फील करता है। ठीक है। एट लास्ट कंक्लूजन। इंफॉर्मेशन एक वैल्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन जब इंफॉर्मेशन ज़्यादा हो जाती है तो कंफ्यूजन, स्ट्रेस और पुअर डिसीजन मेकिंग होती है। डिजिटल एज में इंफॉर्मेशन ओवरलोड एक कॉमन चैलेंज बन चुका है। प्रायोरिटाइजेशन, फिल्टरिंग, टाइम मैनेजमेंट, लिमिटिंग सोर्सेज, क्रिटिकल थिंकिंग और डिजिटल ब्रेक्स जैसे टेक्निक्स का यूज करके इंफॉर्मेशन को इफेक्टिवली मैनेज किया जा सकता है। प्रॉपर मैनेजमेंट से फोकस, प्रोडक्टिविटी, मेंटल पीस और डिसीजन मेकिंग improve होती है। So this is all about first question, what is information overload and describe the techniques of managing information overload. I hope आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज फीडबैक, ड्रॉ द डिफरेंस इन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक विद सुटेबल एग्जांपल्स। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। इन एवरी सिस्टम वेदर इलेक्ट्रॉनिक, biological, communication based, or mechanical, there is a need to improve performance, stability and accuracy. हर सिस्टम में चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, बायोलॉजिकल हो या फिर कम्युनिकेशन बेस्ड हो या फिर मैकेनिकल, ठीक है, परफॉर्मेंस, स्टेबिलिटी और अक्यूरेसी इंप्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इन सब गोल्स को अचीव करने के लिए फीडबैक एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, एम्पलीफायर्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स और इवन ह्यूमन लर्निंग प्रोसेसेस में भी बहुत मेजर रोल प्ले करता है। फीडबैक के टाइप्स को समझना बेटर और एफिशिएंट सिस्टम डिज़ाइन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट देखते हैं मीनिंग। Feedback means sending back a part of output signals to input of a system in order to monitor,
control और improve the system's performance. फीडबैक का मतलब होता है सिस्टम के आउटपुट का एक पार्ट वापस इनपुट में भेजना ताकि सिस्टम की परफॉर्मेंस को मॉनिटर, कंट्रोल या फिर इम्प्रूव किया जा सके। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिस्टम अपने ही आउटपुट को कॉन्टिन्यूसली चेक करता रहता है और उस इंफॉर्मेशन के बेस पर अपनी वर्किंग को एडजस्ट करता है। इससे सिस्टम को ये समझने में मदद मिलती है कि वो कितना अच्छा काम कर रहा है और अगर ज़रूरत हो तो करेक्शन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल। When a student receives comments from a teacher about the performance, that is also feedback because it helps to improve future performance. जब एक स्टूडेंट को टीचर से अपनी परफॉर्मेंस के बारे में कमेंट मिलते हैं तो वो भी क्या है, फीडबैक ही होती है, क्योंकि ये फ्यूचर परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। अ डेफिनेशन इज गिवन बाय पीटर लिटल। कितना अच्छा नाम है ना, पीटर लिटल। चलो डेफिनेशन देखते हैं। फीडबैक इज द मैसेज दैट ट्रेवल्स फ्रॉम Feedback is the message that travels from the receiver back to the sender and help to maintain the communication accuracy. पीटर लिटल के अकॉर्डिंग फीडबैक एक ऐसा मैसेज होता है जो रिसीवर से सेंडर के पास वापस जाता है और कम्युनिकेशन की अक्यूरेसी को मेंटेन करता है। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक। सबसे पहला है हेल्प इन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंसेस। ठीक है, फीडबैक परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने में हेल्प करता है क्योंकि ये बताता है कि सिस्टम या फिर पर्सन कितना अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, सेकंड है इंश्योर स्टेबिलिटी इन द सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक और कंट्रोल सिस्टम में नेगेटिव फीडबैक आउटपुट को स्टेबल रखता है और सडन चेंजेस को रोकता है। थर्ड है रिड्यूसेस एरर एंड डिस्टोर्शन। फीडबैक अनवांटेड नॉइस, डिस्टोर्शन और एरर्स को रिड्यूस करता है जिससे आउटपुट की क्वालिटी इंप्रूव होती है। फोर्थ है इंक्रीज अक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। फीडबैक के थ्रू सिस्टम ज़्यादा अक्यूरेट और रिलायबल होता है। नेक्स्ट है हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। मैनेजर फीडबैक का यूज डिसीजन इवेल्यूट करने, प्रोसेसेस इंप्रूव करने और ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए करते हैं। एंड द लास्ट वन इज एनहांसेस कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में फीडबैक इंश्योर करता है कि मैसेज सही समझा गया है या फिर नहीं। इससे टू वेज कम्युनिकेशन होती है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फीडबैक। वन इज पॉजिटिव फीडबैक एंड अनदर वन इज नेगेटिव फीडबैक। सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है। Positive feedback is a type of feedback in which the feedback signals is in phase with the input, meaning it adds to the input and increases the overall output. ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक एक ऐसा फीडबैक होता है जिसमें फीडबैक सिग्नल्स इनपुट के सेम फेज में होते हैं। ये इनपुट में ऐड हो जाता है और ओवरऑल आउटपुट को इंक्रीज करता है। इससे ओरिजिनल सिग्नल स्ट्रॉन्ग या फिर एम्पलीफाई हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ माइक्रोफोन इज टू क्लोज टू अ स्पीकर, द साउंड कीप्स लूपिंग एंड बिकम्स लाउडर एंड लाउडर। दिस इज पॉजिटिव फीडबैक। जैसे जब माइक्रोफोन स्पीकर के बहुत पास होता है तो साउंड रिपीट होती रहती है और धीरे धीरे ज्यादा लाउड हो जाती है। ये क्या है, पॉजिटिव फीडबैक का एग्जाम्पल। सेकंड है नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक इज अ टाइप ऑफ फीडबैक इन विच द फीडबैक सिग्नल्स इज आउट ऑफ द फेज। उसमें क्या था, सिग्नल्स इज इन फेज, विद इन द फेज, और इसमें क्या है, आउट ऑफ द फेज। ठीक है, मीनिंग इट सब्ट्रैक्ट्स फ्रॉम द इनपुट एंड कंट्रोल और स्टेबलाइज द आउटपुट। नेगेटिव फीडबैक एक ऐसा फीडबैक होता है जिसमें फीडबैक सिग्नल्स इनपुट के ऑपोजिट फेज में होते हैं। ये इनपुट से सब्ट्रैक्ट होता है और आउटपुट को कंट्रोल या फिर स्टेबलाइज करता है। फॉर एग्जाम्पल, एयर कंडीशनर टर्न्स ऑन व्हेन द रूम बिकम हॉट and turn off when it becomes cool. This is negative feedback because it maintains a stable temperature.
जैसे कि एयर कंडीशनर रूम गर्म होने पर ऑन होता है और ठंडा होने पर ऑफ हो जाता है। ये नेगेटिव फीडबैक का एग्जाम्पल है क्योंकि ये टेम्परेचर को स्टेबल रखता है। अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस इन बिटवीन पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव फीडबैक। सबसे पहला है फेज ऑफ फीडबैक सिग्नल्स। फीडबैक सिग्नल इनपुट की सेम फेज में होता है, वेयर एज इन नेगेटिव फीडबैक फीडबैक सिग्नल इनपुट की ऑपोजिट फेज में होता है। इसमें क्या होता है, सेम फेज में, और इसमें ऑपोजिट फेज में होता है। पॉजिटिव फीडबैक इनपुट सिग्नल्स को सपोर्ट करता है, जबकि नेगेटिव फीडबैक इनपुट सिग्नल्स को अपोज करता है। ठीक है। सेकंड है इफेक्ट ऑन गेन। पॉजिटिव फीडबैक में सिस्टम का गेन इंक्रीज होता है और नेगेटिव फीडबैक में सिस्टम का गेन डिक्रीज हो जाता है। पॉजिटिव फीडबैक आउटपुट को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है, और जो नेगेटिव फीडबैक होता है वो आउटपुट को कंट्रोल करता है। थर्ड है स्टेबिलिटी। इन पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम लेस स्टेबल होता है, जबकि नेगेटिव फीडबैक में सिस्टम जो है वो मोर स्टेबल हो जाता है। पॉजिटिव फीडबैक से सिस्टम आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है, जबकि नेगेटिव फीडबैक सिस्टम को स्टेबल रखता है। ठीक है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन डिस्टोर्शन। इन पॉजिटिव फीडबैक डिस्टोर्शन इंक्रीज हो जाता है और नेगेटिव में डिक्रीज हो जाता है। पॉजिटिव फीडबैक सिग्नल्स को बिगाड़ सकता है और नेगेटिव में सिग्नल्स को क्लियर बनाता है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन आउटपुट। पॉजिटिव फीडबैक में आउटपुट कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करता रहता है, ठीक है, और नेगेटिव फीडबैक में जो आउटपुट होते हैं वो कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड होते हैं। ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक में आउटपुट रुकता नहीं है और नेगेटिव में आउटपुट लिमिट में रहता है। ठीक है। सिक्स्थ है बैंडविड्थ। पॉजिटिव फीडबैक में रिड्यूस हो जाती है और नेगेटिव में इंक्रीज हो जाती है। नेगेटिव फीडबैक में सिग्नल्स को वाइडर रेंज में कम करने देता है। ठीक है। और नेक्स्ट है सेंसिटिविटी। पॉजिटिव फीडबैक में सेंसिटिविटी हाई होती है और नेगेटिव में क्या होती है, लो। ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक छोटी छोटी चेंजेस पर भी ज्यादा रिएक्ट करता है, वेयर एज नेगेटिव फीडबैक में बैलेंस रिस्पॉन्स हो देता है। ठीक है। एट्थ है ऑक्सीलेशन टेंडेंसी। पॉजिटिव फीडबैक में इंकरेज करता है और नेगेटिव में प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ एरर्स। पॉजिटिव फीडबैक में एरर्स इंक्रीज हो जाते हैं, नेगेटिव में डिक्रीज हो जाते हैं। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम की एक्यूरेसी बढ़ाता है। टेंथ है एप्लीकेशन एरियाज। ऑक्सीलरेटर्स रीजनरेटिव सर्किट्स में यूज होते हैं, वेयर एज इन नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर और कंट्रोल सिस्टम में यूज होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रोल ओवर द सिस्टम। पॉजिटिव फीडबैक में सिस्टम डिफिकल्ट टू कंट्रोल होता है, नेगेटिव फीडबैक में सिस्टम इजी टू कंट्रोल होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आउटपुट क्वालिटी। इन पॉजिटिव फीडबैक डिस्टोर्शन की वजह से क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है, वेयर एज इन नेगेटिव फीडबैक आउटपुट क्लियर और इम्प्रूव होता है। नेक्स्ट है एनर्जी सिग्नल्स या फिर बिहेवियर। ठीक है। एनर्जी या फिर सिग्नल बिहेवियर्स। पॉजिटिव फीडबैक में सिग्नल्स लगातार एम्पलीफाई होता रहता है, वेयर एज इन नेगेटिव फीडबैक सिग्नल्स करेक्ट होकर स्टेबल रहता है। ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक सिग्नल्स को ओवर द पावर कर देता है और नेगेटिव फीडबैक में बैलेंस बनाता है। सेकेंड लास्ट है फीडबैक इंटेंट। पॉजिटिव फीडबैक में इनपुट सिग्नल्स को स्ट्रेंथन करता है, वेयर एज इन नेगेटिव फीडबैक स्टेबलाइज या फिर करेक्ट करता है। एंड द लास्ट वन इज एग्जाम्पल। पॉजिटिव फीडबैक की एग्जाम्पल है माइक्रोफोन सीक्वल या फिर ऑक्सीलेटर, वेयर एज नेगेटिव फीडबैक की है एसी थर्मोस्टेट, नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। माइक का लाउड नॉइज पॉजिटिव फीडबैक है और एसी का टेम्परेचर कंट्रोल नेगेटिव फीडबैक होता है। ठीक है।
नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस ऑफ पॉजिटिव फीडबैक। सबसे पहला है इंक्रीज द आउटपुट। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम के आउटपुट को बढ़ा देता है क्योंकि फीडबैक सिग्नल्स इनपुट में ऐड हो जाते हैं। सेकंड है मेक्स वीक सिग्नल स्ट्रॉन्गर। ये वीक सिग्नल्स को एम्पलीफाई करके स्ट्रॉन्ग बना देता है, इसीलिए लो पावर सिग्नल्स के लिए यूजफुल होता है। थर्ड है हेल्प्स टू क्रिएट ऑसिलेशन। पॉजिटिव फीडबैक ऑसिलेशन क्रिएट करने में हेल्प करता है, जो कंटिन्यूअस सिग्नल्स के लिए ज़रूरी होता है। फोर्थ है यूजफुल इन ऑसिलेशन एंड वेव फॉर्म जनरेटर्स। इसका यूज़ ऑसिलेटर्स या फिर वेव फॉर्म जनरेटर्स में होता है, जहां कंटिन्यूअस सिग्नल्स चाहिए होते हैं। लास्ट है गिव्स फास्ट रिस्पॉन्स इन डिजिटल सर्किट्स। डिजिटल सर्किट्स में पॉजिटिव फीडबैक फास्ट स्विचिंग और क्विक रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। अब डिस्कस करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ पॉजिटिव फीडबैक। मेक्स अ सिस्टम अनस्टेबल। पॉजिटिव फीडबैक से सिस्टम कंट्रोल के बाहर जा सकता है और अनस्टेबल भी हो सकता है। सेकंड है इंक्रीजेस नॉइस एंड डिस्टोर्शन। आउटपुट में अनवांटेड नॉइसेस और डिस्टोर्शन बढ़ जाता है। थर्ड है आउटपुट में कीप राइजिंग अनकंट्रोलेबली। आउटपुट बिना लिमिट के कॉन्टिन्यूसली बढ़ता रहता है, जो डेंजरस हो सकता है। फोर्थ है रिड्यूसेस अक्यूरेसी। सिस्टम की अक्यूरेसी कम हो जाती है क्योंकि एरर्स भी एम्पलीफाई हो जाते हैं। एंड द लास्ट वन इज कैन कॉज अनवांटेड ऑसिलेशंस। ये अनवांटेड ऑसिलेशंस क्रिएट कर सकता है, जैसे माइक का लाउड सीक्लिंग साउंड्स। अब देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ नेगेटिव फीडबैक। सबसे पहला क्या है, मेक्स अ सिस्टम स्टेबल। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम को स्टेबल रखता है और सडन चेंजेस को कंट्रोल करता है। सेकंड है रिड्यूसेस डिस्टोर्शन। आउटपुट सिग्नल्स क्लियर होते हैं क्योंकि डिस्टोर्शन कम हो जाता है। थर्ड है इम्प्रूव्स आउटपुट क्वालिटी। आउटपुट की क्वालिटी बेटर हो जाती है, सिग्नल्स क्लियर और एक्यूरेट होते हैं। फोर्थ है कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स आउटपुट। नेगेटिव फीडबैक आउटपुट को लिमिट में रखता है और रेगुलेट करता है। फिफ्थ है इंक्रीजेस बैंडविड्थ। नेगेटिव फीडबैक बैंडविड्थ बढ़ाता है, जैसे सिस्टम वाइड रेंज में कम करता है जिससे सिस्टम वाइड रेंज में कम कर जिससे सिस्टम वाइड रेंज में काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ नेगेटिव फीडबैक। सबसे पहला है रिड्यूसेस गेन। नेगेटिव फीडबैक से आउटपुट गेन कम हो जाता है। सेकंड क्या है, मेक्स अ सर्किट स्लाइटली मोर कम्प्लेक्स। सर्किट का डिजाइन थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाता है। थर्ड है रिक्वायर्स एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स। नेगेटिव फीडबैक के लिए एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स लगते हैं। फोर्थ है इफ डिजाइन रॉन्गली इट मे कॉजेस इंस्टेबिलिटी। अगर फीडबैक प्रॉपरली डिजाइन ना हो तो सिस्टम अनस्टेबल हो सकता है। एंड द लास्ट वन इज स्लोअर रिस्पॉन्स। सिस्टम बार बार करेक्शन करता है, इसीलिए रिस्पॉन्स थोड़ा स्लो हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। व्हाट इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम? एक्सप्लेन द फ्रेमवर्क फॉर डिजाइनिंग MIS इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। आज के बिजनेस वर्ल्ड में इंफॉर्मेशन को उतनी ही इम्पोर्टेंस दी जाती है जितनी कि मनी को, मैन पावर को, मटेरियल को और मशीन्स को। ठीक है, अच्छे डिसीजंस हमेशा अच्छी इंफॉर्मेशन पर डिपेंड करते हैं। मैनेजर एक्यूरेट, टाइमली और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन के बिना ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली रन नहीं कर सकता है। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को हैंडल करने के लिए उसे यूजफुल मैनेजरियल रिपोर्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए कंपनीज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी MIS का यूज करती है। MIS मैनेजर्स को प्लानिंग, कंट्रोलिंग और डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट करता है। ये पीपल, टेक्नोलॉजी, डाटा और प्रोसीडर्स को एक साथ लाता है
ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स अचीव कर सके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मीनिंग। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और बाहर के डिफरेंट सोर्सेज से डाटा कलेक्ट करता है, उस डाटा को प्रोसेस करता है और फिर यूजफुल इंफॉर्मेशन के फॉर्म में मैनेजर्स को प्रोवाइड करता है, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या फिर लोअर लेवल। सिंपल वर्ड्स में अगर बात करें, MIS का मतलब होता है सही टाइम पर सही मैनेजर्स को सही इंफॉर्मेशन देना ताकि वो इफेक्टिव डिसीजंस ले सकें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन। अ डेफिनेशन इज गिवन बाय रॉबर्ट एंटोनी। ठीक है, रॉबर्ट एंटोनी के द्वारा MIS एक ऐसा सिस्टम है जो प्लानिंग, कंट्रोलिंग और डिसीजन मेकिंग के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये मैंने करेक्टरिस्टिक्स का चार्ट बनाया है। आप भी अगर क्वेश्चन में करेक्टरिस्टिक्स पूछा जाए तो चार्ट बना के एक्सप्लेन कर दो, अगर ना भी पूछा हो फिर भी चार्ट जरूर बनाना है। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या पूछा गया था हमें, इसमें क्या पूछा गया है, फ्रेमवर्क। तो हम फ्रेमवर्क हम फ्रेमवर्क पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, जो दूसरी चीज़ें हैं उनको हम चार्ट के द्वारा शो कर दें कि हमें ये भी पता है। ठीक है ना, कि फ्रेमवर्क तो हमें आता ही आता है कि टीचर को ऐसा लगे कि स्टूडेंट को फ्रेमवर्क के साथ साथ बाकी चीज़ें भी अच्छी तरह पता है। तो ठीक है, चार्ट बना देना करेक्टरिस्टिक्स का। नेक्स्ट हम लिखेंगे कि MIS के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये तो मेन है। ठीक है, इसको तो हम एक्सप्लेन करेंगे ही करेंगे। सबसे पहला क्या है, हार्डवेयर। हार्डवेयर वो फिजिकल डिवाइसेस होते हैं जो डाटा प्रोसेस करने के काम आते हैं, जैसे कंप्यूटर, सर्वर, प्रिंटर्स और स्कैनर्स। सेकंड है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम होते हैं जो MIS को चलाते हैं और डाटा को प्रोसेस करते हैं, जैसे MS एक्सेल, सैप जैसे ERP और सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम। थर्ड है डाटाबेस। डाटाबेस का मतलब होता है डाटा का ऑर्गेनाइज स्टोरेज जहां से डेली इजी असेस किया जा सके, जैसे कस्टमर रिकॉर्ड को SQL डाटाबेस में स्टोर करना। फोर्थ है प्रोसीडर्स। प्रोसीडर वो स्टेप और रूल्स होते हैं जो बताते हैं कि MIS को कैसे ऑपरेट करना है, जैसे डेली सेल्स, डाटा एंट्री करना या फिर प्रोसेस या फिर मंथली रिपोर्ट जनरेट करने का प्रोसीडर। एंड द लास्ट इज पीपल, users who operate and manage MIS, example, managers, IT staff, system analysis, and employees entering data. People वो लोग होते हैं जो MIS को ऑपरेट और मैनेज करते हैं, जैसे मैनेजर्स, IT स्टाफ, सिस्टम एनालिस्टिक और एम्प्लॉयज जो डाटा एंट्री करते हैं। अब देखते हैं फ्रेमवर्क फॉर डिजाइनिंग MIS in an organization. Designing a good MIS requires a systematic approach. The framework ensures that MIS supports organizational goals and meet information needs of managers. Below is the detailed framework step by step. सबसे पहला है understand organizational goal. सबसे पहला क्या है कि अंडरस्टैंड करना कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है। MIS को डिजाइन करते टाइम सबसे पहला स्टेप होता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को समझना। MIS को ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स को सपोर्ट करना चाहिए। अगर गोल्स क्लियर नहीं होंगे तो MIS यूजलेस इंफॉर्मेशन जनरेट करेगा। मैनेजमेंट के गोल्स ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए और कितनी डिटेल में चाहिए। ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि MIS प्लानिंग, कंट्रोलिंग और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है और इंफॉर्मेशन सिस्टम को बिजनेस स्ट्रेटजीज के साथ अलाइन करता है। ठीक है, जैसे कि इसके एग्जाम्पल्स हैं ऑर्गेनाइजेशनल गोल इंक्रीज सेल्स बाय 15%,
ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या गोल्स होते हैं। सबसे पहला क्या है, इंक्रीज सेल्स बाय 15%। दूसरा क्या है, रिड्यूस वेस्टेज ऑफ पेरिशेबल आइटम। और थर्ड है, मेंटेन ऑप्टिमम इन्वेंट्री लेवल। MIS फोकस करती है सेल्स ट्रेंड्स पर, स्टॉक मूवमेंट्स को देखती है और प्रॉफिट एनालाइज करती है। सेकंड है, आइडेंटिफाई इंफॉर्मेशन नीड्स। ठीक है, मैनेजमेंट के हर लेवल को डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। टॉप लेवल मैनेजमेंट को समरी रिपोर्ट चाहिए। ठीक है, उनको ये नहीं होता कि हमें सारा कुछ बताओ, नहीं, सिर्फ समरी बताओ, वो ही उनके लिए सफिशिएंट होती है। ठीक है, और समरी भी मंथली प्रॉफिट या फिर ग्रोथ रेट। ठीक है, मिडिल लेवल मैनेजर्स को परफॉर्मेंस रिपोर्ट चाहिए होती है, जैसे डिपार्टमेंट वाइज सेल्स। ठीक है, और ऑपरेशनल लेवल पर डेली ट्रांजैक्शन का डाटा की ज़रूरत होती है। ये स्टेप इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इंफॉर्मेशन ओवरलोड को प्रिवेंट करता है और सिर्फ रेलेवेंट और टाइमली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जैसे ओनर को सिर्फ प्रॉफिट और ट्रेंड चाहिए होते हैं और कैशियर्स को सिर्फ बिलिंग इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। ठीक है, थर्ड है, आइडेंटिफाई डाटा सोर्सेस। Information is proceed from raw data, so data sources must be reliable and accurate. Information raw data से बनती है। ठीक है, इंफॉर्मेशन रॉ डाटा से बनती है, इसीलिए डाटा सोर्सेस रिलायबल और एक्यूरेट होने चाहिए। इंटरनल सोर्सेज में सेल्स रिकॉर्ड, इन्वेंट्री फाइल्स और एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स आते हैं। एक्सटर्नल सोर्सेज में सप्लायर प्राइस लिस्ट, ठीक है, कस्टमर फीडबैक और मार्केट ट्रेंड्स होते हैं। ये स्टेप इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक्यूरेट डाटा से ही एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलती है और डुप्लीकेट डाटा अवॉइड होता है। फोर्थ है हमारा डिजाइन MIS स्ट्रक्चर। ठीक है, MI structure defines how the data flows in the information system. MIS स्ट्रक्चर ये डिफाइन करता है कि डाटा सिस्टम के अंदर कैसे फ्लो करेगा। ठीक है, इनपुट में डाटा एंट्री होती है और प्रोसेसिंग में कैलकुलेशंस और एनालिसिस होते हैं। आउटपुट में रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं और फीडबैक के थ्रू करेक्शन और इम्प्रूवमेंट होते हैं। ये स्टेप स्मूथ इंफॉर्मेशन फ्लो इंश्योर करता है और ये भी डिफाइन करता है कि कौन सी कब क्या काम करेगा। ठीक है, फिफ्थ है डिजाइन डाटाबेस। Database stores data in an organized and structured form. Proper database design improves speed, accuracy, and security. Database डाटा को ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर फॉर्म में स्टोर करता है। अच्छा डाटाबेस डिजाइन सिस्टम की स्पीड, accuracy और सिक्योरिटी इंप्रूव करता है। डाटाबेस डिजाइन में टेबल्स, फील्ड्स और रिलेशनशिप होती हैं। ये डाटा रिपीटेटिव को अवॉइड करता है और डाटा को इजीली रिट्राइव करने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट है डिजाइन रिपोर्ट। रिपोर्ट आर द फाइनल आउटपुट ऑफ MIS। दे शुड बी क्लियर, एक्यूरेट एंड टाइमली। रिपोर्ट MIS का फाइनल आउटपुट होती है और ये क्लियर, एक्यूरेट और टाइमली होनी चाहिए। रिपोर्ट्स डेली, वीकली, मंथली हो सकती है। एक्सेप्शन रिपोर्ट्स हो सकती हैं, जैसे लो स्टॉक अलर्ट और समरी रिपोर्ट भी होती हैं। ये मैनेजमेंट को फास्ट डिसीजंस लेने में हेल्प करती है और मॉनिटरिंग और कंट्रोल इंप्रूव करती है। ठीक है, सेवेंथ है सिक्योरिटी एंड कंट्रोल। MIS must protect the data from unauthorized access, loss and manipulations. MIS का डाटा अनऑथोराइज्ड एक्सेस, लॉस और मैनिपुलेशन से प्रोटेक्ट होना चाहिए। इसके लिए पासवर्ड प्रोटेक्शंस, रोल बेस्ड एक्सेस, डाटा बैकअप और ऑडिट ट्रायल्स यूज किए जाते हैं। ये स्टेप डाटा की कॉन्फिडेंटिलिटी मेंटेन करते हैं और फ्रॉड और डाटा लूज को प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन। This is a stage where MI is actually put into the operations. इम्प्लीमेंटेशन वो स्टेज होती है
जहां MIS को प्रैक्टिकली यूज में लाया जाता है। यही सिस्टम एक्चुअली काम करना स्टार्ट करता है। इस स्टेज में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है, पुराना डाटा नया सिस्टम में माइग्रेट किया जाता है, यूजर्स को ट्रेनिंग दी जाती है और सिस्टम को टेस्ट किया जाता है। ये स्टेप इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये स्मूथ ट्रांजैक्शन इंश्योर करता है और यूजर्स का रेसिस्टेंस कम करता है। जैसे स्टोर के कंप्यूटर्स में MIS सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, स्टाफ को बिलिंग और रिपोर्ट जनरेशन की ट्रेनिंग देना और टेस्टिंग के बाद सिस्टम को लाइव स्टार्ट करना। And ninth is review, feedback, and maintenance. MIS must be continuously updated as business need change. रिव्यूज, फीडबैक और मेंटेनेंस का मतलब होता है MIS को टाइम टू टाइम चेक और अपडेट करना, क्योंकि बिजनेस चेंज होती रहती है। इस स्टेज में सिस्टम की परफॉर्मेंस रिव्यू की जाती है, एरर करेक्शन किए जाते हैं, ठीक है, और नए फीचर्स ऐड किए जाते हैं और डाटाबेस को ऑप्टिमाइज किया जाता है। ये स्टेप इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये स्टेप इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये MIS को रेलिवेंट और इफेक्टिव बनाए रखता है और सिस्टम की लाइफ इम्प्रूव करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ऑनलाइन सेल्स मॉड्यूल्स ऐड करना, GST चेंजेस के अकॉर्डिंग रिपोर्ट मॉडिफाई करना और सेल्स बढ़ाने पर स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज करना। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन डिटेल द लॉ ऑफ रिकोसाइट वेराइटी। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट का सिस्टम में मैनेजर्स को कई कम्प्लेक्स प्रॉब्लम फेस करने पड़ती हैं, जैसे मार्केट कंडीशंस का चेंज होना, कस्टमर बिहेवियर का चेंज, कंपटीशंस, टेक्नोलॉजी में चेंज और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का चेंज होना। इन कम्प्लेक्स सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए मैनेजर्स के पास प्रॉपर टूल्स और इंफॉर्मेशन सिस्टम होना चाहिए। ऐसा ही एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है लॉ ऑफ रिकोसाइट वेराइटी, जो ये एक्सप्लेन करता है कि कम्प्लेक्स सिस्टम को कैसे कंट्रोल किया जा सके। ये लॉ सिस्टम की थ्योरी, साइबरनेटिक मैनेजमेंट और MIS का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये बताता है कि जितनी वैरायटी प्रॉब्लम्स में होती है उतनी ही वैरायटी रिस्पॉन्स में भी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मीनिंग। बिफोर अंडरस्टैंडिंग द लॉ, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द टर्म वेराइटी। वेराइटी रेफर्स टू द नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट्स, सिचुएशंस और चेंजेस दैट कैन occur in a system। लॉ को समझने से पहले वेराइटी का मतलब समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेराइटी का मतलब होता है किसी सिस्टम में होने वाले पॉसिबल स्टेट्स, सिचुएशंस या फिर चेंजेस की टोटल नंबर्स। किसी भी सिस्टम में होने वाली पॉसिबल स्टेट्स, सिचुएशंस या फिर चेंजेस की टोटल नंबर, मतलब सिस्टम में कितनी तरह की प्रॉब्लम्स या फिर सिचुएशंस आ सकती है। ठीक है, जैसे कि हाई वेराइटी मीन्स मैनी पॉसिबल सिचुएशंस एंड लो वेराइटी मीन्स फ्यूअर सिचुएशन। जितनी ज़्यादा वेराइटी होगी उतनी ही पॉसिबल सिचुएशंस मिलेंगी और जितनी ज़्यादा लो वेराइटी होगी उतनी ही फ्यूअर सिचुएशन फेस करने को मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल, अ ट्रैफिक सिग्नल with only red and green has low variety, whereas a city traffic system with thousands of vehicles has high variety। ठीक है, अब डेफिनेशन देखते हैं लॉ ऑफ रिकोसाइट वेराइटी। द लॉ ऑफ रिकोसाइट वेराइटी was proposed by W. Ross Ashby, a British cybernetician. Only variety can absorb variety. W. Ross Ashby।
A manager can control a situation only if he has enough options, information, and responses to deal with all the possible problems. लॉ ऑफ रिकोसाइट वेराइटी को ब्रिटिश साइबरनेटिशियन डब्ल्यू रॉस एशबी ने प्रपोज किया था, मतलब उनके द्वारा दी गई है, ठीक है। डब्ल्यू रॉस एशबी ने दी है। उनका फेमस स्टेटमेंट है ओनली वेराइटी कैन अब्सॉर्ब वेराइटी। इसका मतलब ये है कि कोई भी मैनेजर तभी सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता है जब उसके पास इनफ ऑप्शंस, इंफॉर्मेशन और रिस्पॉन्सेस हो, ठीक है। एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ रिकोसाइट वेराइटी। According to this law, every system faces disturbance or changes from its environment. इस लॉ के अकॉर्डिंग हर सिस्टम को अपने एनवायरनमेंट से डिस्टरबेंस या फिर चेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जैसे मार्केट चेंज, कस्टमर डिमांड में चेंज, कंपटीशन में चेंज, और एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। इन डिस्टरबेंस को मैनेज या फिर कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलिंग सिस्टम यानी मैनेजर्स या एमआईएस को भी उतना ही फ्लेक्सिबल और कैपेबल होना चाहिए। अगर कंट्रोलर के पास सिस्टम से कम वैरायटी होगी, मतलब ऑप्शंस और रिस्पॉन्सेज कम होंगे, तो कंट्रोल फेल हो जाएगा और प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर कंट्रोलर के पास सिस्टम के बराबर या फिर ज़्यादा वैरायटी होगी, तो इफेक्टिव कंट्रोल पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। Less variety, control will fail. Greater variety, effective control is possible. Example of law of requisite variety. If a company faces different type of customer complaints such as late delivery, poor quality, high prices and poor services, then the manager must have different solution for each problem. A single solution cannot solve all the problems. अगर कोई कंपनी को अलग अलग टाइप के कस्टमर कंप्लेंट्स फेस करनी पड़ रही हैं, जैसे कि लेट डिलीवरी, पुअर क्वालिटी, हाई प्राइसेस और पुअर सर्विसेज, टू मैनेज, तो मैनेजर के पास हर प्रॉब्लम के लिए अलग अलग सॉल्यूशंस होना चाहिए। एक ही सॉल्यूशन सब प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता। यानी लॉ ऑफ रिकोसाइट वेराइटी का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी होना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ रिकोसाइट वेराइटी हेल्प्स मैनेजर टू अंडरस्टैंड कम्प्लेक्सिटी। ये लॉ मैनेजर को सिस्टम की कम्प्लेक्सिटी समझने में हेल्प करता है। इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, सपोर्ट इफेक्टिव कंट्रोल। डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव होती है और इफेक्टिव कंट्रोल पॉसिबल होता है और मैनेजमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। Ensures in designing MIS and control system. MIS और कंट्रोल सिस्टम डिजाइन करते वक्त ये लॉ बहुत यूजफुल होता है। सिंपल फॉर्मूला है, वेराइटी ऑफ कंट्रोलर इज मोर देन इक्वल्स टू वेराइटी ऑफ सिस्टम, ठीक है। दिस मीन्स द कंट्रोलर मस्ट हैव एट लीस्ट द सेम नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज as the number of problem faced by the system. लॉ ऑफ रिकोसाइट वेराइटी का सिंपल फॉर्मूला ये कहता है कि कंट्रोलर के पास उतनी ही या फिर उससे ज़्यादा वेराइटी होनी चाहिए जितनी प्रॉब्लम्स या फिर डिस्टरबेंस सिस्टम में है। अगर रिस्पॉन्सेस कम होंगे तो कंट्रोल पॉसिबल नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नीड फॉर द लॉ ऑफ रिकोसाइट। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन आर ओपन सिस्टम, मीनिंग दे constantly interact with their environment. These interaction increase complexity and uncertainty. मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन ओपन सिस्टम होती है, मतलब वो अपने इन्वायरमेंट के साथ कॉन्टिन्यूसली इंटरेक्ट करती रहती है। इस इंटरेक्शन की वजह से कम्प्लेक्सिटी और अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। इसीलिए लॉ ऑफ रिकोसाइट वेराइटी की ज़रूरत होती है, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक होता है, ऑर्गेनाइजेशन अनप्रिडिक्टेबल होता है, ठीक है।
चेंजेस फेस करते रहते हैं और ट्रेडिशनल रिजिड कंट्रोल सिस्टम काम नहीं करते हैं और मैनेजर्स को फ्लेक्सिबिलिटी डिसीजन मेकिंग टूल चाहिए होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं एक एग्जाम्पल। अ टीचर इज हैंडलिंग अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, ई स्टूडेंट बिहेव डिफरेंटली। मान लीजिए एक टीचर 60 स्टूडेंट्स की क्लास हैंडल कर रहा है। हर स्टूडेंट का बिहेवियर डिफरेंट होता है। इफ द टीचर हैज ओनली वन मेथड ऑफ कंट्रोल, स्कोल्डिंग, डिसिप्लिन विल नॉट बी इफेक्टिव। अगर टीचर के पास सिर्फ एक ही कंट्रोल मेथड हो, जैसे कि सिर्फ स्कोल्डिंग, तो डिसिप्लिन इफेक्टिव नहीं होगा। इफ द टीचर यूजेस मल्टीपल मेथड लाइक मोटिवेशन, डिसिप्लिन, रिवॉर्ड्स, काउंसलिंग, कंट्रोल improves। लेकिन अगर टीचर मल्टीपल मेथड यूज करे, जैसे कि मोटिवेशन, डिसिप्लिन, रिवॉर्ड और काउंसलिंग, तो क्लास पर कंट्रोल बेटर हो जाता है। द वेराइटी ऑफ टीचर रिस्पॉन्सेज मस्ट मैच द वेराइटी ऑफ स्टूडेंट बिहेवियर। इस एग्जाम्पल से ये क्लियर होता है कि टीचर के रिस्पॉन्सेज की वेराइटी स्टूडेंट के बिहेवियर की वेराइटी के बराबर होनी चाहिए। ये है लॉ ऑफ रिकोसाइड वेराइटी की एग्जाम्पल। ठीक है, आई होप आपको एग्जाम्पल क्लियर होगी। नेक्स्ट देखते हैं द कोर प्रिंसिपल। वी रेगुलर इज मोर देन इक्वल टू वी इन्वायरमेंट। इसका मतलब है कि कंट्रोलर, मैनेजर या फिर सिस्टम के पास उतनी या फिर उससे ज़्यादा वेराइटी होनी चाहिए जितनी इन्वायरमेंट के चैलेंजेस की वेराइटी है। थ्री सिचुएशन एक्सप्लेन वी रेगुलेटर लेस देन वी इन्वायरमेंट, वी रेगुलेटर more than or equal to V environment, and third is V regulator more than V environment excessive। सबसे पहले देखते हैं V regulator less than V environment insufficient variety। अगर मैनेजर के पास कम ऑप्शंस हैं, हर प्रॉब्लम का सलूशन अवेलेबल नहीं होता, इन्वायरमेंट डोमिनेट करता है और सिस्टम फेल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आयरलैंड का पोटैटो फेमाइन सिर्फ एक क्रॉप पे डिपेंड करता है। ठीक है, डिसीजेस आई और कंट्रोल फेल हो गया। ठीक है, सेकंड है वी रेगुलेटर मोर देन इक्वल टू वी एनवायरमेंट सफिशिएंट वेराइटी। हर डिस्टरबेंस के लिए प्रॉपर रिस्पॉन्स अवेलेबल होना चाहिए, सिस्टम स्टेबल रहता है इससे और गोल अचीव होते हैं। ये आइडल कंडीशन होती है। ठीक है, थर्ड है वी रेगुलेटर मोर देन वी एनवायरमेंट एक्सेसिव वेराइटी। कंट्रोल इफेक्टिव होता है इसमें और लेकिन रिसोर्सेज वेस्ट हो सकते हैं इसमें, मैनेजमेंट कम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, Law of requisite variety in management. In management, organization face customer complaints, market competition, employee issues, technological changes. To manage these effectively, the managers must need to multiple strategies, flexible policies, proper information system. Organization में क्या क्या फेस किया जाता है? कस्टमर कंप्लेंट्स, मार्केट कंडीशन, एम्प्लॉय इश्यूज और टेक्नोलॉजिकल चेंज। How to manage effectively? Manager must need या फिर मल्टीपल स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल पॉलिसीज होनी चाहिए और स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन सिस्टम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कस्टमर डिफरेंट प्रोडक्ट डिमांड करते हैं, सिर्फ एक प्रोडक्ट स्ट्रेटजी फेल हो जाएगी। ठीक है, बाकी तो वर्क करेंगी ही। प्रोडक्ट वेराइटी जरूरी है। ठीक है, अब देखते हैं रोल ऑफ MIS इन सपोर्टिंग रिकोसाइट वेराइटी। MIS मैनेजमेंट की रिस्पॉन्स वेराइटी को इंक्रीज करता है। MIS प्रोवाइड टाइमली इंफॉर्मेशन, एक्यूरेट रिपोर्ट, ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन, डिसीजन सपोर्ट टूल्स। सेल्स MIS एग्जाम्पल, MIS देता है डाटा, डेली सेल्स रिपोर्ट, रीजन वाइज परफॉर्मेंस, कस्टमर प्रेफरेंसेस।
और मैनेजर इस इंफॉर्मेशन से प्राइसिंग चेंज करते हैं, प्रमोशन इम्प्रूव करते हैं और इन्वेंट्री एडजस्ट करते हैं। इस तरह MIS एनवायरनमेंट की वैरायटी को मैच करने में हेल्प करते हैं। फिर आता है रिडक्शन एंड एम्प्लीफिकेशन ऑफ वैरायटी। एज बी सजेस्टेड टू important mechanism: वैरायटी रिडक्शन, वैरायटी एम्प्लीफिकेशन। वैरायटी रिडक्शन में इन्वायरमेंट की कम्प्लेक्सिटी कम करना, मेथड यूज होते हैं जैसे कि स्टैंडर्ड रूल्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीडर्स एंड ऑटोमेशंस। फॉर एग्जांपल, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीडर SOP यूज करने से एम्प्लॉय बिहेवियर का वेरिएशन कम हो जाता है। सेकंड है वैरायटी एम्प्लीफिकेशन, इंक्रीजिंग द कंट्रोलर्स एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड। मेथड्स: एम्प्लॉय ट्रेनिंग, डिसेंट्रलाइजेशन, MIS एंड टेक्नोलॉजी का यूज। फॉर एग्जाम्पल, ब्रांच मैनेजर को डिसीजन पावर देने से डिसीजन मेकिंग फास्ट और इफेक्टिव होती है। अब डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ रिकोसाइट वेराइटी इन ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल। लॉ एक्सप्लेन करता है क्यों सेंट्रलाइज कंट्रोल अक्सर फेल होते हैं, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन एफिशिएंसी बढ़ाता है और लोकल एम्प्लॉयज प्रॉब्लम बेटर हैंडल करते हैं। फॉर एग्जांपल, हेड ऑफिस हर ब्रांच का इशू कंट्रोल नहीं कर सकता। ब्रांच मैनेजर्स को अथॉरिटी और इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। अब देखते हैं एप्लीकेशन इन डिफरेंट एरियाज: बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड थर्ड है साइबरनेटिक्स एंड सिस्टम थ्योरीज। जैसे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मार्केट कंपटीशन हैंडल करना, कस्टमर नीड्स मैनेज करना और ऑपरेशंस कंट्रोल करना। सेकंड है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ठीक है, जिसको कहते हैं DSS। और इंफॉर्मेशन सिस्टम में आता है एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसे कहते हैं EIS। और साइबरनेटिक एंड सिस्टम थ्योरी में फीडबैक मैकेनिज्म, कंट्रोल लूप्स। अब डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस और लिमिटेशन। एडवांटेजेस क्या है? कंट्रोल इफेक्टिवनेस इंप्रूव होता है, फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट को इंकरेज करता है, डिसेंट्रलाइजेशन सपोर्ट करता है, डिसीजन मेकिंग बेटर होती है और MIS बिजनेस नीड्स के साथ अलाइन करता है। लिमिटेशंस क्या है? पहला है वैरायटी को प्रिसाइजली मेजर करना डिफिकल्ट है। सेकंड है हाई वैरायटी कॉस्ट इंक्रीज, ठीक है, अगर हाई वैरायटी होएगी उतनी ही ज़्यादा कॉस्ट इंक्रीज हो सकती है। थर्ड है स्किल्ड मैनेजर्स की ज़रूरत होती है। एंड द लास्ट इज सिस्टम ज़्यादा कम्प्लेक्स हो सकता है। At last, conclusion. The law of Ricochet variety states that effective control is possible only when the controlling system has sufficient variety to handle environment complexity. ठीक है, यही थी सारी यूनिट फर्स्ट। मेरे अकॉर्डिंग ये 4 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी तो करने ही करने हैं, पर ये 4 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, समझ आया, तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल लर्न वेल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 2 के साथ। Until then, keep learning, keep growing only with Learn Well.